आवाज आ रही है बताएं। दीपक सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी स्क्रीन अब शेयर कर लें। Yes, sir. Your screen is visible now. So very good morning to everyone. आज के सेशन से जुड़ने वाले सभी टीचर्स का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा सिंह चंदौली से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैं वेलकम करूंगी दीपक कुशवाहा सर को, जो कि उन्नाव से हैं, जो कि हमारे आज के एक्सपर्ट हैं और एक्सेल पे हमारा ये दूसरे दिन का सेशन होगा। तो दीपक सर, ओवर टू यू नाउ। दीपक सर, आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल। ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। आज 7वें दिन हम लोग एक्सेल के एडवांस फीचर क्या क्या हैं इसके जानेंगे। इससे पहले कल हम लोगों ने एक्सेल के बेसिक्स के बारे में जाना था। एक्सेल का इंटरफेस कैसा होता है, एक्सेल में सेल क्या होता है, रोज कॉलम को मॉडिफाई कैसे करते हैं, डेटा को फॉर्मेट कैसे करते हैं डिफरेंट तरीके से। इसके बाद आखिरी में हम लोगों ने देखा था अपनी वर्कबुक को प्रिंट कैसे करते हैं। आज हम लोग एक्सेल के एडवांस फीचर्स जानेंगे। जानते हैं कि आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। सबसे पहले रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल रेफरेंसेस के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है। एक्सेल में फार्मूलाज और फंक्शंस देखेंगे हम लोग। वर्कशीट को हम लोग कैसे लिंक कर लेते हैं, सेल्स को कैसे मैनिपुलेट करना है, चार्ट्स पर कैसे काम करना है, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग कैसे करेंगे, रिपोर्ट्स कैसे बनाएंगे और सब टोटल का यूज कैसे करेंगे, पाइवोट टेबल का यूज करेंगे और आखिरी में फिल्टर्स के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं सिंपल फार्मूलाज से। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं, वो सारे फार्मूलाज एक्सेल पर भी अप्लाई होते हैं। लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंट। सिंपली कॉलम ए में 2 वैल्यूज हैं, 10 और 5। नीचे इक्वल टू का साइन लगाकर A1 प्लस A2 टाइप किया और फिर उसको इंटर मारा और आफ्टर इंटरिंग दोनों का सम हो जाता है।
The formula in cell A3 refers to the value in cell A1 plus the value in cell A2. A3 की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी A1 प्लस A2 के। इसके पीछे होता क्या है, फार्मूला कैलकुलेट करता है और आंसर को डिस्प्ले कर देता है। वैल्यू चेंज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, जैसा कि पीपीटी में शो किया गया है। सेल डिफरेंसेस में क्या क्या है, A1 प्लस A2 C4 माइनस 3 सबका मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम लोग यूज करते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, फार्मूला को क्रिएट कैसे करते हैं। सिंपली मैंने अभी बताया, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जो सेल रेफरेंस हमें लेना है उस पर क्लिक करेंगे, फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाएंगे और सेकेंड सेल को क्लिक करेंगे, फिर इंटर प्रेस करने पर हमारा रिजल्ट आ जाता है। वैल्यू को मॉडिफाई कैसे करेंगे, अगर जैसे इसमें दिया हुआ है B1 सेल को मॉडिफाई करते हैं तो उसी के रेफरेंस में वैल्यू रिकैलकुलेट हो जाती है। पॉइंट एंड क्लिक मेथड से हम लोग कैसे वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। माउस की हेल्प से हम लोग सेल पर क्लिक करना कल सीख गए थे, आज उसी मेथड का इस्तेमाल हम लोग फार्मूला क्रिएट करने में करेंगे। अब यहां टोटल कॉस्ट के जस्ट नीचे सेल को क्लिक किया गया है, फिर इक्वल टू प्रेस करने के बाद B3 सेल को क्लिक करने के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन अप्लाई किया गया है और फिर हमने C3 सेल को क्लिक किया तो देखा कि हम लोगों ने पॉइंट एंड क्लिक मेथड से हमने फार्मूले को सिंपली अप्लाई कर दिया। फिर एक ऊपर फार्मूला बार भी बना हुआ है जहां पर फार्मूला हमारा डिस्प्ले होकर आता है कि हमने उस पर्टिकुलर सेल में कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है। fx लिखा हुआ है इक्वल टू B3 मल्टीप्लाइड बाई C3, तो ये फार्मूला बार रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई किया गया है। कल हम लोगों ने फिल हैंडल के बारे में जाना था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंक्शनिंग है फिल हैंडल की, अपने काम को आसान और फास्ट तरीके से करने के लिए। फिल हैंडल का इस्तेमाल हम लोग फंक्शन को भी पूरे सेल में अप्लाई करने के लिए करते हैं। सिंपली होल्ड करेंगे, ड्रैग फिल हैंडल, तो वो कॉपी कर देगा फंक्शन को नीचे के सेल्स तक जहां तक हम उसको ड्रैग करके ले जाते हैं। फार्मूले को एडिट भी कर सकते हैं हम लोग।
फॉर्मूले को एडिट करने के लिए फार्मूला बार में जाकर हम लोग मैथमेटिकल साइन को चेंज कर सकते हैं, या फिर जो सेल, अगर हमें सेल की वैल्यू चेंज करनी है तो वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली हम लोग फार्मूला यहां से फार्मूला बार में जाकर चेंज कर सकते हैं। यहां देखिए B1 प्लस C2 था, प्लस साइन को रिप्लेस किया गया है माइनस से, तो हमारा यहां से फार्मूला चेंज हो जाएगा और हमारे सेल में अप्लाई भी हो जाएगा। जैसा कि डायग्राम्स में आपको शो किया जा रहा है, B1 माइनस C2, फिर B1 माइनस B2। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज। अभी हम लोगों ने सिंपल फार्मूलाज देखे, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 1-2 में सिंपली ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड सिखाते हैं, उसके बाद इन्हीं ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन को मिक्स करके हम लोग कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज क्रिएट कर लेते हैं। बेसिक ऑपरेशंस वही रहते हैं, बस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई हो जाता है। एक्सेल जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इस्तेमाल करता है वो शॉर्ट में PEMDAS। सबसे पहले एक्सेल पैरेंथेसिस को सॉल्व करता है, फिर एक्सपोनेंट को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन। अब पैरेंथेसिस में जैसा फिगर में मेंशन है 6.-3 को सॉल्व करेगा, फिर एक्सपोनेंट को, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर लास्ट में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स फार्मूला एक्सेल में हम लोग यूज करते हैं। क्रिएट कैसे करेंगे? जैसे अभी हम लोगों ने सिंपल फार्मूला क्रिएट किया था, उसी तरह हम लोग कॉम्प्लेक्स फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फार्मूला क्रिएट करने के लिए इक्वल टू का साइन, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट किया है, फिर सेल सेलेक्ट किया है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, और जो भी वैल्यू हमें पुट करनी है वो टाइप करके हम लोग इंटर प्रेस कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट आ जाता है। और फार्मूला बार में भी वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स फार्मूला डिस्प्ले हो जाता है। अगर इसमें हम लोग पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो कैलकुलेशन हमारी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस चेंज हो जाता है। पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बाद में एडिशन होगा, इसलिए इसमें पैरेंथेसिस पहले लगा दिया गया। कैसे क्रिएट करेंगे ये भी जान लेंगे। इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हमें बनाना है तो इक्वल टू B2 मल्टीप्लाइड बाई C2 प्लस B3 मल्टीप्लाइड बाई C3। इसमें पैरेंथेसिस का इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, आफ्टर दैट एडिशन होगा। अगर हम इसको चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं बीच में, तो फिर हमें पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेल का फीचर है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। हम लोग अभी तक रिलेटिव सेल रेफरेंस का ही प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हम लोगों की कैलकुलेशन फंक्शंस की हेल्प से हो रही है। सिंपल फार्मूला जो हम लोग अप्लाई करते हैं उसको रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलते हैं। अब डी, कॉलम डी में सेल D2 की वैल्यू रिलेटिव है सेल B2 मल्टीप्लाइड बाई C2 के। नेक्स्ट हम क्रिएट एंड कॉपी ए फार्मूला यूजिंग रिलेटिव रेफरेंस। फिर हम लोग फिल हैंडल की हेल्प से उसको ड्रैग कर सकते हैं और वो वैल्यू सारे सेल्स को फिल कर देती है। अब इसमें देखिए सेल रेफरेंसेस इन रो 8 आर रिलेटिव टू रो 8, यानी कि B2 और C2, B8 और C8 सेल्स की हेल्प से हम लोगों ने D8 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। मैथमेटिक्स में भी रिलेटिव फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, सिमिलरली यहाँ पर भी वो चीज अप्लाई होती है। अब आ जाते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का प्रयोग हम लोग बहुत ही कम करते हैं, लेकिन जब डेटा हायर कैलकुलेशन में जाता है तो इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान और उपयोगी साबित होता है। अगर हम लोग $A $2 टाइप करते हैं तो इसका मतलब है कि द कॉलम एंड द रो डू नॉट चेंज व्हेन कॉपीड। अभी हम लोग रिलेटिव रेफरेंस में सिंपली A2 यूज करते हैं। इसका मतलब कॉलम A और रो 2 जहां इंटरसेक्शन करते हैं उस सेल की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर हम लोग उसके पहले डॉलर प्रीफिक्स कर देते हैं। अगर $2 टाइप करेंगे तो रो चेंज नहीं होगी, अगर $A और 2 टाइप करेंगे तो कॉलम चेंज नहीं होगा कॉपी करने पर। अब कैसे क्रिएट करेंगे? सिंपली देखिए यहाँ पर इवन वैल्यू सेल्स टैक्स इवन वैल्यू 7.5% लिखी हुई है। अब ये तो चेंज होगी नहीं, तो ये चेंज ना हो सेल्स टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, इक्वल टू पैरेंथेसिस स्टार्ट किया है B3 मल्टीप्लाइड बाई C3 पैरेंथेसिस क्लोज किया है, फिर $E$1। इट मींस $E$1 रिप्रेजेंट ओनली 7.5%। जब उसको हम लोग ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू फिक्स रहेगी फिल हैंडल की हेल्प से। तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। कहीं भी हम क्लिक करके चेक कर सकते हैं, वैल्यू 7.5% ही आएगी। अब आ जाते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल वर्कशीट्स हैं और हमें वहां से वैल्यू लेनी है। अब देखिए इसमें मेन्यू ऑर्डर और कैटरिंग इनवॉइस 2 शीट्स हैं। बॉटम अगर हम लोग व्यू लेंगे इसका तो मेन्यू ऑर्डर और कैटरिंग इनवॉइस 2 शीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हम कैटरिंग इनवॉइस में मेन्यू ऑर्डर की वैल्यू को इनपुट कराने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में मेन्यू ऑर्डर टाइप करेंगे,
ठीक वैसे ही टाइप करेंगे जैसा कि हमारी शीट्स का नेम है। फिर सिंगल कोट क्लोज करेंगे, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और उस सेल की वैल्यू लेंगे E14। यहां पर देखिए फार्मूला बार में मेंशन है, ये देखिए इक्वल टू सिंगल कोट्स में मेन्यू ऑर्डर, ये हमारा शीट्स का नेम है, और एक्सक्लेमेशन मार्क और E14। इट मींस मेन्यू ऑर्डर की जो वैल्यू है $587.65, ये यहां से सीधे रेफरेंस होकर जा रही है कैटरिंग इनवॉइस के B2 सेल में। वहां पर इसको यूज कर लिया गया है। तो इसकी वजह से हमें बार बार शीट्स के बीच में टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसमें कुछ चेंज करते हैं तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा और #REF एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के आएगा, एरर आ जाएगी फार्मूला बार में। तो जो ऑर्डर रहेगा यही रहेगा, सिंगल कोट्स में शीट का नेम, एक्सक्लेमेशन मार्क और पर्टिकुलर सेल उसी शीट का जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। अब आ जाते हैं फंक्शंस पर। फंक्शन जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, प्रीडिफाइंड फार्मूला होता है और उसके फंक्शंस में हम लोग सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं रेंज ऑफ सेल के लिए। अब सेल फंक्शन के पार्ट होते हैं, इक्वल टू का साइन होता है, फंक्शन का नेम होता है, फिर आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मींस सेल रेंज, किस सेल रेंज पर हम लोग फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं। अब कैसे काम करते हैं हम लोग आर्गुमेंट्स के साथ? सिंपली हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ड्रैग करके सेल्स को, इक्वल टू का साइन प्रेस करने के बाद हम लोग फंक्शन का नाम, नेम टाइप करते हैं और ब्रैकेट में सेल रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर प्रेस करने पर, इंटर प्रेस करने पर हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। जानते हैं कि कौन कौन से फंक्शन हैं, वो क्या करते हैं। जो बेसिक फंक्शंस हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन। सम क्या करता है? वैल्यूज को ऐड करता है। एवरेज जो वैल्यूज है उनका एवरेज काउंट निकाल लेता है। काउंट कितने वैल्यूज हैं उसमें उसका काउंट बताता है। मैक्स हाईएस्ट सेल वैल्यू बताता है पर्टिकुलर सेल रेंज में। मिन लोएस्ट सेल वैल्यू बताता है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं एक्सेल में, उसको हम लोग फंक्शन लाइब्रेरी में जाकर चेक कर सकते हैं। बेसिक फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या किया गया है, फंक्शन नेम को टाइप करेंगे तो वो फंक्शन पॉपअप हो जाता है। पॉपअप होने के बाद आगे ब्रैकेट या पैरेंथेसिस लगाकर हम लोग रेंज या वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें C3 से C10 सेल सेलेक्ट किया गया है और एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, तो हमारा एवरेज काउंट हो जाता है। अब हम लोग अगर टैब में जाकर देखेंगे तो एक ऑटो सम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग सिंपली सेलेक्ट करते हैं सेल और ऑटो सम पर अगर क्लिक कर दें तो वहां से हम लोग सम कैलकुलेट कर सकते हैं।
एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट नंबर कर सकते हैं, मैक्स मिन कैलकुलेट कर सकते हैं, मोर फंक्शन में जाकर और फंक्शन के ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्लिक करके भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें फंक्शन टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। फंक्शन लाइब्रेरी में इस कैटेगरी के फंक्शंस हैं, इंसर्ट फंक्शन है, ऑटोसम कमांड है, रिसेंटली यूज्ड, फाइनेंशियल, लॉजिकल, डेट एंड टाइम से रिलेटेड, टेक्स्ट, लुकअप एंड रेफरेंस से रिलेटेड है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, और इसके अलावा भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं। ये हम लोग फार्मूला बार में जाएंगे, जब फार्मूला टाइप को क्लिक करेंगे तो ये सारे फंक्शंस विजिबल होते हैं और डेटा पर हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे इंसर्ट करेंगे? डेट एंड टाइम का फंक्शन पर इन्होंने क्लिक किया है, फिर उसमें से नेटवर्क डेज पर क्लिक किया तो रिजल्ट हमारा स्टार्ट डेट, एंड डेट यहां पर क्लिक करने पर आ जाएगा। नेटवर्क डेज जो इन्होंने B3 और C3 के बीच में कैलकुलेट किया है वो 4 आएगा। उसको ड्रैग करेंगे सारा नीचे तक कैलकुलेशन हो जाता है फिल हैंडल की हेल्प से। फंक्शन कमांड को कैसे इंसर्ट करेंगे? इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे और सिंपली हमारी फंक्शन कमांड इंटर हो जाएगी, जैसे कि आप लोगों को फिगर में शो हो रहा है। हमें काउंट सेल करना है तो हम लोग सर्च बॉक्स में काउंट कर सेल टाइप करेंगे, गो करेंगे तो हमें काउंट फंक्शन आ जाएगा हाईलाइट होके, और उस पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शंस का इस्तेमाल अपनी एक्सेल सीट में बहुत आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रीजिंग पेन्स एंड व्यू ऑप्शन। अब हमारे पास अगर एक्सेल सीट है तो उसको हमें चाहिए, बहुत अगर लार्ज एक्सेल सीट है तो हमें कॉलम्स हेडिंग या रो में जो हेडिंग है उनको फ्रीज करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि डेटा स्क्रॉल होता रहे और हेडिंग्स भी विजिबल हो। तो उसके लिए हम लोग फ्रीजिंग पेन्स और व्यू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। सिंपली हम लोग व्यू टैब पर क्लिक करेंगे, वहां पर फ्रीज पेन्स का ऑप्शन है, फ्रीज पेन्स पर हम लोग क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्ट किया है हमने सेल रो वो फ्रीज हो जाएगी, या जो कॉलम वो फ्रीज हो जाएगा। दो ऑप्शन और हैं, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर इन्होंने 1 और 2 रो को सिलेक्ट किया है तो वो फ्रीज हो गई। तो जो हमारी हेडिंग है या जो हमारे टाइटल्स हैं वो शीट में हमेशा डिस्प्ले होंगे और हम लोग अपने डेटा को स्क्रॉल कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं। कॉलम को कैसे फ्रीज करते हैं? सिंपली क्लिक करेंगे कॉलम पर, यहाँ बी कॉलम को क्लिक किया गया, व्यू में गए, फ्रीज पेन्स पर क्लिक किया, बी कॉलम हमारा फ्रीज हो गया। अब हम इसको अगर हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं शीट को
तो वो कॉलम फ्रीज रहेगा और डेटा स्क्रॉल होता रहेगा हॉरिजॉन्टली। फ्रीज करने के बाद अगर हमें मान लीजिए डेटा को अनफ्रीज करना है, तो फिर से हम लोग फ्रीज पेन्स पर क्लिक करते हैं, तो उसमें इस बार ऑप्शन चेंज हो जाएगा। जहां फ्रीज पेन्स लिखा था वहां पर अनफ्रीज पेन्स लिखकर आएगा और हमारा कॉलम या रो जिसको हमने फ्रीज किया था वो अनफ्रीज हो जाएगा। फिर जैसे कि अभी मैंने बताया, फ्रीज टॉप रो को डायरेक्टली हम लोग फ्रीज कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन डायरेक्ट ऑप्शन दिया है, जनरली टॉप रो को ही हम लोग हेडिंग बनाते हैं, तो डायरेक्ट ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। क्लिक करने पर वो फ्रीज हो जाएगी। अब आ जाते हैं अदर व्यू ऑप्शंस कौन कौन से हैं अपने डेटा को विजुलाइज करने के लिए। होता क्या है कि वर्कबुक में हमारी बहुत सारा कंटेंट होता है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं उस कंटेंट को देखने के लिए। हम न्यू विंडो क्रिएट कर सकते हैं या अपनी वर्कशीट को स्प्लिट भी कर सकते हैं। अब न्यू विंडो करंट वर्कबुक में खोलने के लिए क्या करेंगे, सिंपली व्यू टैब में जाएंगे, न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे, तो सेकंड विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। सेम सीट में सेकंड विंडो ओपन हो जाती है। इसके बाद अगर हम लोग अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज ऑल का ऑप्शन हमारे पास है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो फिर से अरेंज हो जाती है। फिर स्प्लिट कैसे करेंगे, स्प्लिट पर अगर हम लोग क्लिक कर दें तो हमारी विंडो स्प्लिट हो जाती है। जहां से हमें स्प्लिट करना है वहां से हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं और अलग अलग स्क्रॉल करके डेटा को हम लोग देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सॉर्टिंग ऑफ डेटा। सॉर्टिंग हम लोग अपनी लाइफ में हमेशा करते रहते हैं। इसी तरह एक्सेल में भी जो डेटा है उसकी सॉर्टिंग बहुत जरूरी है। जैसे आप सभी का डेटा मिक्स डेटा आया था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोगों ने अप्लाई किया था, उसको हम लोगों ने सॉर्ट करके अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया था। सॉर्टिंग बहुत ही पावरफुल फीचर है जिसके बिना हम लोग कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर सकते हैं। सॉर्ट करना जरूरी है। तो ऐसे ही एक्सेल में भी सॉर्टिंग अप्लाई होती है। सॉर्टिंग की मदद से हम लोग अपनी वर्कशीट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को लाइक लास्ट नेम या अल्फाबेटिकली किसी भी तरीके से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। अब सॉर्टिंग कितने टाइप की होती है, शीट को सॉर्ट करने के लिए सिंपली शीट को सेलेक्ट करेंगे